हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग 4 तारीख का पेपर है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया है। 8 क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड हुआ है और सारा क्वेश्चन जितना भी है कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग सीरियसली ले करके पढ़िएगा, मजाक मत लीजिएगा, नहीं तो फिर आ जाएगा और फिर पछताओगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग पढ़िए। आप लोग पहले से जानते हैं इस चैनल के बारे में, बहुत सारा क्वेश्चन लड़ाता है, ठीक है ना, एकदम टू कॉपी आता है। तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है जितना भी है, ठीक है ना। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग पढ़कर जाइएगा। ओके बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन है, शांति निर्माण में विभिन्न कारकों और संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो शांति निर्माण में विभिन्न कारक, जितना भी कारक है और संस्था है उनकी भूमिका को वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का आंसर। शांति निर्माण एक ऐसी गतिविधि है जिसका उद्देश्य अन्याय को अहिंसक तरीकों से हल करना और सांस्कृतिक और संरचनात्मक स्थितियों को बदलना है जो घातक या विनाशकारी संघर्ष उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। यह जातीय, धार्मिक, वर्ग, राष्ट्रीय और नस्लीय सीमाओं के पार रचनात्मक व्यक्तिगत समूह और राजनीतिक संबंधों को विकसित करने के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में हिंसा को रोकथाम शामिल है, ठीक है ना। संघर्ष प्रबंधन, समाधान या परिवर्तन और संघर्ष के बाद सुलह या आघात, हिंसा के किसी भी मामले के पहले, दौरान और बाद में उपचार, ठीक है ना। 9 शांति चिन्ह। देखिए 9 शांति चिन्ह क्या है। पर प्रतीकात्मक रूप में शांति निर्माण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। प्रतीकात्मक रूप से शांति निर्माण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, शांति निर्माण एक बहु विषयक क्रॉस सेक्टर तकनीक या विधि है जो स्थानीय और विश्व स्तर पर लोगों के बीच संबंधों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए लंबे समय तक और समाज के सभी स्तरों पर काम करने पर रणनीति हो जाती है और इस प्रकार अस्थायी शांति प्रदान करती है। सामरिक शांति निर्माण गतिविधियां हिंसा के मूल या संभावित कारणों को संबोधित करती है। शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के लिए एक सामाजिक अपेक्षा पैदा करती है और राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक रूप से समाज को स्थिर करती है। शांति निर्माण में शामिल तरीके स्थिति और शांति निर्माण के एजेंट के आधार पर भिन्न होते हैं। सफल शांति निर्माण गतिविधियां आत्मनिर्भर, टिकाऊ शांति का समर्थन करने वाला वातावरण बनाती है। विरोधियों को समेटना, संघर्ष को फिर से शुरू करना, होने से रोके, नागरिक समाज को एकीकृत करना, कानून तंत्र का शासन बनाना और अंतर्निहित संरचनात्मक और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं। शोधकर्ताओं और चिकित्सकों ने भी तेजी से पाया कि शांति निर्माण सबसे प्रभावी और टिकाऊ है जब यह शांति की स्थानीय अवधारणाओं और अंतर्निहित गतिशीलता पर निर्भर करता है, तो संघर्ष को बढ़ावा देता है तथा यह सक्षम करता है शांति निर्माण के दृष्टिकोण को वर्गीकृत करना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत व्यापक अर्थ में वहाँ शांति निर्माण के लिए 3 प्राथमिक दृष्टिकोण है जो शांति के 3 मुख्य प्रकार के लिए प्रत्येक दिखाते हैं। नकारात्मक शांति, फिर सकारात्मक शांति है और कभी कभी वतनी बस शांति। बदले में 3 प्रकार की शांति क्रमशः 3 प्राथमिक प्रकार का हिंसा से मेल खाती है। प्रत्यक्ष हिंसा, संरचनात्मक हिंसा और सांस्कृतिक हिंसा। अब देखिए नकारात्मक शांति प्रत्यक्ष हिंसा है, ठीक है ना। नकारात्मक शांति है जो कि क्या है, ये प्रत्यक्ष हिंसा है। नकारात्मक शांति प्रत्यक्ष या गरम हिंसा की अनुपस्थिति को संदर्भित करती है जो ऐसे कृत्यों को संदर्भित करती है जो किसी दिए गए विषय या समूहों को तत्काल नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। ये तत्काल एकदम नुकसान पहुंचाने वाला चीज़ होता है, ठीक है ना। इस अर्थ में नकारात्मक शांति निर्माण, है ना, नकारात्मक शांति के उद्देश्य से जानबूझकर हानिकारक संघर्ष को चलाने वाले प्रत्यक्ष कारकों को संबोधित करने पर केंद्रित है। इस काम के लिए शांति निर्माण शब्द को लागू करते समय प्रत्यक्ष हिंसा को कम करने के लिए शांति निर्माण का प्रयास की योजना बनाने और योजना बनाने वाले द्वारा एक स्पष्ट प्रयास किया जाता है। सकारात्मक शांति संरचनात्मक हिंसा होता है, ठीक है ना। सकारात्मक जो शांति होता है क्या होता है, संरचनात्मक हिंसा होता है। तो देखिए सकारात्मक शांति का तात्पर्य प्रत्यक्ष हिंसा के साथ साथ संरचनात्मक हिंसा दोनों की अनुपस्थिति से है, ठीक है ना। देखिए इसमें दोनों होता है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष और संरचनात्मक दोनों।
संरचनात्मक हिंसा उन तरीकों को संदर्भित करती है जो समाज में सिस्टम और संस्थान प्रत्यक्ष हिंसा का कारण बनते हैं, सुदृढ़ करते हैं या बनाए रखते हैं। इस अर्थ में सकारात्मक शांति निर्माण सकारात्मक शांति के उद्देश्य से जानबूझकर हानिकारक संघर्ष को चलाने या कम करने वाले अप्रत्यक्ष कारकों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें संस्थानों, नीतियों और राजनीतिक आर्थिक स्थितियों को शामिल करने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि वे शोषण और दमन से संबंधित है। ठीक है ना। जबकि सकारात्मक शांति का अवधारणा पर गाल्टुंग के मूल और बाद के साहित्य में सांस्कृतिक हिंसा के संदर्भ शामिल है। विश्वकोश के उद्देश्यों के लिए यह अभी भी एक शब्द के लिए अपनी अनुपस्थिति को आरक्षित करने के लिए उपयोगी है, जिसे लेडेराच और अन्य ने समझने में अंतराल को दूर करने के लिए विकसित किया है, जिसे पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था। 1990 के दशक के मध्य तक सकारात्मक शांति की विद्वत्पूर्ण चर्चा में माध्यम से जे उस्टपिस इस शब्द का प्रस्ताव करते हुए लेडेराच ने शांति निर्माण में 3 अंतराल की पहचान की। यह शब्द संबोधित कर सकता है अन्योन्याश्रय अंतर, न्याय अंतर और प्रक्रिया संरचना अंतर। ठीक है। शांति निर्माण के घटक। अब शांति निर्माण के क्या क्या घटक है, क्या क्या कारण है, देखिए यहाँ पे। शांति निर्माण में शामिल गतिविधियाँ स्थिति और शांति निर्माण के एजेंट के आधार पर भिन्न होती है। सफल शांति निर्माण गतिविधियाँ आत्मनिर्भर, टिकाऊ शांति का समर्थन करने वाले वातावरण बनाती है, विरोधियों को समेटती है, संघर्ष को फिर से शुरू होने से रोक देती है, नागरिक समाज को एकीकृत करना होता है, कानून तंत्र का शासन बनाना है और अंतर्निहित संरचनात्मक और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शांति निर्माण को कार्यात्मक संरचनाओं, भावनात्मक स्थितियों और सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक स्थिरता, कानून और नैतिकता के शासन और सांस्कृतिक संवेदनशीलता की संबोधित करना चाहिए। पूर्व संघर्ष शांति निर्माण हस्तक्षेप का उद्देश्य हिंसक संघर्ष की शुरुआत को रोकना है। ठीक है ना। पहले संघर्ष से पहले कोई अगर पहले कोई जान जाता है और समझा बुझा जाता है तो वहाँ पे संघर्ष रुक जाती है ना। इन रणनीतियों में संघर्ष को बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के अभिनेता और क्षेत्र शामिल है। हालांकि शांति निर्माण की परिभाषा में पूर्व संघर्ष हस्तक्षेप शामिल है। व्यवहार में अधिकांश शांति निर्माण हस्तक्षेप संघर्ष के बाद के होते हैं। हालांकि कई शांति निर्माण विद्वान भविष्य में पूर्व संघर्ष शांति निर्माण पर अधिक ध्यान देने की वकालत करते हैं। बार्नेट एट अल संघर्ष के बाद शांति निर्माण को 3 आयामों में विभाजित करें। संघर्ष के बाद के क्षेत्र में को स्थिर करना, राज्य संस्थानों को बहाल करना और सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटना। पहले आयाम के भीतर गतिविधियां संघर्ष के बाद राज्य का स्थिरता को सुदृढ़ करती है और पूर्व लड़ाकों को युद्ध में लौटने से हतोत्साही करती है। ठीक है। दूसरे आयाम की गतिविधियां बुनियादी सार्वजनिक सम्मान प्रदान करने और राज्य की वैधता बढ़ाने के लिए राज्य की क्षमता का निर्माण करती है। तीसरी आयाम के कार्यक्रम संघर्ष के बाद के समाज की क्षमता के शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष को प्रतिबंधित करने और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता का निर्माण करते हैं। देखिए पहला आयाम क्या है, हथियार ले जाना। ठीक है। इसी में दूसरा पार्ट जो कि पूर्व लड़ाकों को नागरिक समाज में फिर से एकीकृत करना। दूसरा आयाम में है बुनियादी सुविधाओं, परिवहन और संचार नेटवर्क उपयोगिताओं का पुनर्निर्माण, कानून व्यवस्था और लोक प्रशासन का विकास करना, शैक्षिक और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, संस्थानों के लिए तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करना है, वैध लोकतांत्रिक जवाबदेह राज्य संस्थानों का निर्माण होना चाहिए। तीसरा आयाम है आघात परामर्श, संक्रमणकालीन न्याय और बहाली, सामुदायिक संवाद, विभिन्न समुदायों के बीच पुलों का निर्माण, मानवाधिकारों में वृद्धि, लिंग सशक्तिकरण, पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, एक नागरिक समाज और निजी क्षेत्र का विकास करना जो विविध हितों का प्रतिनिधित्व कर सके और शांतिपूर्वक राज्य को चुनौती दे सके। अंतर सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण के कई पहलुओं में भाग लेता है। दोनों शांति निर्माण वास्तुकला 2005-6 में स्थापित के माध्यम से और अन्य एजेंसियों के माध्यम से है। शांति निर्माण वास्तुकला संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण उपयोग पीवीसी
अंतर सरकारी सलाहकार निकाय जो प्रमुख अभिनेताओं को एक साथ लाता है, संसाधन इकट्ठा करता है, संघर्ष के बाद शांति निर्माण के लिए रणनीतियों पर सलाह देता है और उन मुद्दों पर प्रकाश डालता है जो शांति को कमज़ोर कर सकते हैं। ठीक है। यूएन पीस बिल्डिंग फंड शांति निर्माण गतिविधियों को समर्थन करता है जो सीधे संघर्ष के बाद स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है और राज्य और संस्थागत क्षमता को मजबूत करता है। पीबीएफ फंडिंग या तो अधिकतम 2 साल के लिए दी जाती है और जो संघर्ष के तुरंत बाद शांति निर्माण और रिकवरी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दी जाती है, या अधिक संरचित शांति निर्माण प्रक्रिया बनाने के लिए 3 साल तक दी जाती है। यूएन पीस बिल्डिंग सपोर्ट ऑफिस रणनीति सलाह और नीति मार्गदर्शन के साथ शांति निर्माण आयोग का समर्थन करता है, शांति निर्माण कोष का प्रबंधन करता है और महासचिव को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के शांति निर्माण प्रयास के समन्वय में मदद करता है। अन्य एजेंसियां भी है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों का विभाग, संघर्ष के बाद शांति स्थापना करना है इसका। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है संघर्ष की रोकथाम, शांति निर्माण, संघर्ष के बाद की वसूली, ठीक है, ये करता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित है। विश्व बैंक समाज के सामाजिक आर्थिक ढांचे के पुनर्निर्माण में मदद करके संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और वसूली में सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संपत्ति और उत्पादन का स्तर को बहाल करने के लिए कार्य करके संघर्ष के बाद की वसूली और शांति निर्माण से संबंधित है। यूरोपीय संघ के यूरोपीय आयोग संघर्ष निवारण, प्रबंधन और पुनर्वास और पुनर्निर्माण के रूप में अपने शांति निर्माण गतिविधियों का वर्णन है। संघर्ष की रोकथाम और प्रबंधन में हिंसा के आसन प्रकोप को रोकने और एक व्यापक शांति प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना शामिल है। पुनर्वास और पुनर्निर्माण स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्थागत क्षमता के पुनर्निर्माण से संबंधित है। यूरोपीय आयोग का संघर्ष निवारण और शांति के निर्माण 2001-2010 एक प्रमुख बाहरी के साथ सहयोगी एकला निर्णय इकोनॉमी के द्वारा किए गए मूल्यांकन के अधीन था। विकास नीति प्रबंधन के लिए यूरोपीय केंद्र है जिसमें 2011 में पेश किया गया। यूरोपीय 2010 में बनाई गई बाहरी कार्रवाई सेवा में संघर्ष निवारण, शांति निर्माण और मध्यस्थता का एक विशिष्ट प्रभाग भी है। तो बच्चों यहीं पर समाप्त हो गया है और अब आप लोग पढ़िए और आप लोग को लगता है कि हमसे आप लोग को हेल्प मिलता है तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो बच्चे नहीं जानते अभी तक अपने चैनल के बारे में, और लाइक दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके बच्चों, बस आप लोग से यही निवेदन है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और सारा ये क्वेश्चन जितना भी अपलोड हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सही से पढ़कर जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।